नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के लिए गणित विषय के ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या गणित के अन्य प्रश्नों को हल करने का जज्बा रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर पहला है जो कि उस प्रश्न पत्र में 71 नंबर था, तो हम यहाँ पर 71 ही बोलेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। तो प्रश्न है, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है ना। ऑप्शन आपको दिया गया है हमेशा धनात्मक, बी ऑप्शन है हमेशा ऋणात्मक, सी धनात्मक या ऋणात्मक और डी शून्य है। तो देखिए, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखिए, जब भी सम संख्या में आते हैं ऋणात्मक चिन्ह, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, है ना, तो उनका जो गुणनफल है हमेशा धनात्मक ही होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक बार लपेटने के लिए टेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, जो वृत्ताकार पाइप होता है ना, उसकी त्रिज्या आपको दी कितनी है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिज्या यानी आर, ठीक है ना। आर आपको कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए कि जो वृत्ताकार पाइप होता है उसके चारों तरफ हम तार लपेटते हैं, है ना, तो तार कैसा हो जाता है ना, वृत्ताकार हो जाता है। यानी हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी, क्या करना होगा, इस वृत्त का हमें निकालना होगा परिमाप, यानी वृत्त की परिधि, है ना। वृत्त का परिमाप बोले या वृत्त की परिधि बोले, एक ही होता है। अब वृत्त की जो परिधि होती है उसका निकालने का सूत्र क्या होता है, 2πr। क्या हो जाएगा सूत्र, 2πr। अब यहाँ पर हम इसके क्या मान रख देंगे, तो 2 लिखा हमने, पाई का मान कितना दिया है यहाँ पर 3.14, तो यही मान हम यहाँ पर यूज कर लेंगे 3.14। और आर कितना है, आर आपको दिया है 10, ठीक है। बस इनका हम क्या करेंगे, अब तीनों का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर गुणनफल कितना हो जाएगा, तीनों गुणा करने पर देखिए 314 में हम 2 गुणा करते हैं तो कितना आता है 628, है ना। 10 का गुणा किया तो 0 हो गया। अब दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, है ना, दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो हमने 2 अंक दाहिनी ओर से छोड़ करके यहाँ पे दशमलव लगा दिया है 2 और 8 के बीच में, तो हमारा आंसर क्या आएगा 62.80 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, ये गुणा करके आप देख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है तीनों कोण बराबर हैं, ठीक है ना, तीनों कोण बराबर हैं, यानी x की वैल्यू दी गई है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब x, x और x तीनों को हमने जोड़ लिया, कितना हो जाएगा 3x, और 3x बराबर 180। क्यों कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 3 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 180/3, है ना। अब 3 से 180 को हम डिवाइड कर देंगे, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 6 18 और 0, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। तो देखिए, जो समबाहुभुज होता है उसके जो बाह्य कोण होते हैं, है ना, उनका कुल माप होता है 360 डिग्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको जो एक कोण की माप दी गई है, प्रत्येक कोण की माप दी गई है, वो कितनी दी गई है, 45 दी गई है। तो 45 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। अब इसको काट देते हैं, तो 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 चौके 36, 0 के 0, 5 एकम 5, 5 8 40, यानी
भुजाओं संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ को बता रहा हूँ मैं कि यदि आपको भुजाओं संख्या दी जाती है ना और कोण की माप ज्ञात करनी हो तो भी इसी प्रकार से करेंगे। 360 में हम भुजाओं संख्या से डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण की माप। इस प्रश्न को ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 75 अगला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका जाता है तब एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, हम जानते हैं कि पासे में 6 अंक होते हैं, है ना। 1, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए, 1 से लगा करके 6 तक अंक इसमें अंकित होते हैं। अब यहाँ बोला गया है सम अभाज्य संख्या। अब देखिए, इनमें से सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है ना, और एक ही हो। तो जब पासे को फेंका जाता है तो जो घटना घटित होने की संभावना होती है वो कितनी है? 1 ही। तो 1 हो गया। अब कुल घटना कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है ना। इसमें 6 अंक हैं, मतलब कुल घटना कितनी है? 6 है। तो वो नीचे आ जाएगा, यानी 1/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। लिखा 242 के घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, घन का इकाई अंक, तो यहाँ पर हमें 242 का पूरा घन निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का अंक पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे 242 के इकाई अंक क्या है? 2 है। तो हम सिर्फ 2 का घन निकालेंगे। तो 2 का घन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपये में खरीदा। उसने 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो रेफ्रिजरेटर की कीमत है ना, उसमें उसकी मरम्मत के खर्चा या उसका परिवहन का व्यय, इस प्रकार से जो व्यय होता है, यानी बेचने के पहले, बेचने योग्य किसी वस्तु को बनाने के पहले जो खर्च किए जाते हैं वे सारे उसमें कास्ट प्राइस में जोड़ दिए जाते हैं, यानी उससे क्रय मूल्य में जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2500 और 500 मिलाकर कितना हो गया? 3000, यानी इसका जो कास्ट प्राइस कितना हो गया? 3000 हो गया है। और बेचा कितने में? 3300 में। अब 3300 क्या हो गया? इसका सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य जो थे हमारा कितना? 3300, इसमें से जो कास्ट प्राइस है यानी लागत मूल्य है वो हम 3000 माइनस कर देते हैं, है ना। 3 क्यों माइनस किया? समझ में आया ना। ये 2500 रुपया में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 500 खर्च किया, तो ये मरम्मत वाला जो पैसा है इसकी कास्ट प्राइस में जुड़ जाता है। अब ये लाभ कितना हुआ बेटा? 300 का लाभ हुआ है। तो हमें पूछा गया है प्रतिशत लाभ, यानी 300 रुपये लाभ हुआ, कितने पे हुआ? 3000 पे हुआ, तो बटे आ जाएगा 3000, ठीक है ना। और हमें ज्ञात करना है इसका प्रतिशत, तो 100 का हम क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे। अब जो लास्ट में शून्य है उस शून्य से शून्य जो है कैंसिल हो जाती है, इस प्रकार से देखिए, है ना। अब जो संख्या बची है इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 3 से, 30 को, तो 10 बार होता है, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 10%। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 अंकों की संख्या 24x 9 से विभाज्य है तो x की वैल्यू क्या होगी, है ना। आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए 9 का नियम क्या है ये समझ ले पहले, कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, बात समझ आ रही है ना, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है, यानी 9 के पाड़े में आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है, तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर लिखा है 24x लिखा है, तो इसके अंकों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 + 4 + x, ठीक है ना। तो 2 और 4 कितना हो गया? 6। अब यहाँ पर 6 में हम कितना जोड़ें कि 9 आ जाए?
क्योंकि 9 से विभाज्य हो रही है, तो 3 जोड़ेंगे, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी 3 इसमें जोड़ देंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा ना। अब 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक्स वैल्यू ज्ञात हो गया जी। चलिए अगला प्रश्न है, दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 8a वर्ग b की पावर 4c², है ना। हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा। यानी 8a वर्ग, घातांक 2 को हम वर्ग बोलते हैं ना, b की घातांक 4 और c² यानी वर्ग हो गया। दूसरा है 12a की घातांक 4 b c की घातांक 4 और अगला है 20 a की घातांक 3, यानी इसको a क्यूब भी बोलते हैं, a घन भी बोल सकते हैं, a क्यूब है ना, या a घन। घातांक 3 को इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सार्व गुणनखंड यानी कॉमन, है ना। ये हम कहें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो उभयनिष्ठ यानी क्या होता है, देखिए जो संख्या है ना 8 12 और 20, इसका आपको क्या निकालना होता है, कॉमन का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF आपने पहले निकालना सीखा है। तो देखिए 8 12 और 20, इसका जो संख्यात्मक महत्तम समावर्तक होगा क्या होगा, वो 4 होगा, क्योंकि महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग चला जाए, ठीक है ना। देखिए आ जाएगा बघा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ए। अब ध्यान रखना है कि चर राशि में क्या करेंगे, जिसकी घातांक कम होती है ना, वह हमेशा होगा आपका महत्तम समावर्तक, HCF या बोले कॉमन, ठीक है ना, या बोले सार्व गुणनखंड, ठीक है ना। इतने सारे नामों में से कोई सा भी नाम आ जाए तो आपको वही हल करना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, ओके। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a की घातांक 2 है, यानी a² है, सबसे कम घातांक वाला पद, तो ये हमने बाहर निकाल लिया। अब हम देखते हैं b। आप भी देखिए b की घातांक 4 है, b की घातांक 1 है, जिसकी घातांक कुछ नहीं मतलब 1 है, और b की घातांक नीचे 4 दी गई है, यानी यहाँ पर b जो है आपका हो जाएगा कॉमन यानी सार्व गुणनखंड। अब c देखिए, पहला ये पहली जो व्यंजक है और दूसरा व्यंजक है, इसमें c है, लेकिन तीसरे व्यंजक में c नहीं है, तो ये सार्व गुणनखंड नहीं होगा। यानी हमारा उत्तर क्या जाएगा, 4a वर्ग b या 4a² b, है ना। और ये स्थिति कहाँ आ रही है, ये आ रही है ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² माइनस 2yx प्लस y² का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 हो। यहाँ पर x का मान दिया आपको 1 और y का मान दिया 2। बहुत आसान सवाल है ना। कैसे, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, ये जो आपको व्यंजक दिया गया है इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। और बहुत आसान तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको जो है प्रैक्टिस करना होगी, है ना। ये देखिए अब x वैल्यू कितनी है, 1 दी ना, तो 1 हमने लिखा यहाँ पे 1 का वर्ग। y की वैल्यू कितनी है, 2, अब 2 गुणा x का मान 1 है, धन y की वैल्यू 2 दी है ना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यदि आप समझ जाएंगे एक बार ना, फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, और डायरेक्ट ही करना है, हमें समय बचाना है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस 2 का हमने 1 गुणा किया 2, और 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस है और ये प्लस है, तो 4 और 1 5, 5 में से 2 माइनस कर देंगे, है ना। 4 में से हम क्या करेंगे, है ना, 4 और 1 5, 5 में से 2 माइनस कर देंगे, तो इनसे क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा 3। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 3 नहीं दिया है, इस प्रश्न में मिस्टेक है ना। और इस प्रश्न के लिए क्लेम भी किया गया था, और यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसका बोनस अंक आपको मिलता है। यहाँ पर 2 न होते हुए यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, है ना, कि ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों का क्लेम होता है और वे अंक सबको समान रूप से दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अगला हम प्रश्न कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक समबहुलक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घन, है ना। अब ये समझ लें कि समबहुलक होता क्या है। देखिए भैया, समबहुलक उसे कहते हैं जिसके सभी फलक जो होते हैं ना वे सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, ठीक है ना, यानी बिल्कुल बराबर होते हैं, है ना। तो घन में 6 फलक होते हैं और 6 ही फलक जो होते हैं वे वर्गाकार होते हैं, है ना। यदि उनको हम एक के ऊपर एक रखेंगे ना तो सभी जो फलक हैं एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं सर्वांग सम। ओके, चलिए अगला जो प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिए जाए तो उसका सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा d1 गुणा d2। d1 का मतलब होता है पहला विकर्ण डायगोनल फर्स्ट, और d2 मतलब होता है डायगोनल सेकंड यानी दूसरा विकर्ण। अब इनका यहाँ पर आपको दिया गया है क्षेत्रफल कितना? 240, ठीक है। तो क्या करेंगे? अब पहला विकर्ण यानी 1/2, पहला विकर्ण कितना आपको दिया है? 16, ये लिखा हमने 16। अब d2 बराबर कितना हो गया? 240 हो गया ना। तो क्या करेंगे? 2 1 कम 2, 2 8 16। अब इस 8 का हम करें बक्षांतर तो 8 से डिवाइड कर किसको करते हैं? 240 को। तो 8 तिया 24 और शून्य के शून्य, यानी जो दूसरा विकर्ण हमारा है वह होगा 30 सेंटीमीटर का, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। देखिए भैया, अब यहाँ पर समय कम लग रहा है। अब समय कम लग रहा है यानी श्रमिक ज़्यादा लगेंगे, है ना। तो इस प्रकार का जो विचरण होता है ना वह कहलाता है प्रतिलोम अनुपात या व्युत क्रमानुपाती, है ना। तो ऐसी स्थिति हम क्या करेंगे? देखिए, पहले जो वाक्य में दो चीज़ निकल के आती है वो आती है x1 और y1, है ना। एक्स वाई क्यों? कि दोनों चीज़ अलग अलग हैं। 1 क्यों लगाया? कि पहला जो सेंटेंस है इसलिए 1। तो x1 यानी बराबर हमने मान लिया है 15 श्रमिक मान लिए, ठीक है ना। और y1 बराबर हमने क्या मान लिया है? 48 मान लिया है। ओके, अब दूसरी लाइन में चलेंगे अपन, तो यहाँ x2 और y2 आती है। अब दो में से एक चीज़ आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको दिया गया है y2 का मान यानी 30 घंटे, x2 यानी श्रमिक संख्या को याद करनी है ना। जब विचरण व्युत क्रमानुपाती हो यानी प्रतिलोम अनुपात हो तो क्या करेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। बहुत आसान तरीका ये। अब x1 बटे x2 यानी 15 बटे x2 को ज्ञात करना है, इसकी संख्या कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। y2 मान कितना हो गया? 30, ये 30 करा, और y1 कितना हो गया? 48, ठीक है ना। अब x2 का गुणा करते हैं, हम क्या करेंगे? इनका तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछा गुणा। तो x2 गुणा किस में करेंगे? 30 में, और 48 गुणा किस में करेंगे? 15 में। तो क्या हो जाएगा ये? देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 48 गुणित 15 बटे कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि गुणा का पक्षांतर करने पर भाग होता है, अभी तुमको याद ही है ना। अब हमें ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब काट देंगे 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2 से डिवाइड किया 48 को, 2 दूनी 4 और 2 2 के 8, यानी हमें 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न क्रमांक 85। अब यहाँ पर आपको दिया है -2 की पावर 2, फिर आपको दिया ब्रैकेट, इसकी पावर दी है -5, ठीक है ना। चलिए अब इसको हल कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है। हम यहाँ चलते हैं, -2 की घातांक कितनी है? 2 है, यानी -2 का -2 गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4, ठीक है ना, ये 4 आ गया। अब इसकी घातांक कितनी है? -5 है, गुणा 5 की घातांक कितनी है? 0 है। किसी भी संख्या की घातांक 0 होती है यानी 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्लियर हो गया?
अब आगे चलते हैं। यदि कोई भी संख्या हो, है ना, इसकी घातांक यदि ऋणात्मक हैं तो उसे धनात्मक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके गुणन प्रतिलोम को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, गुणन प्रतिलोम, यानी 4/1 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा मतलब गुणन प्रतिलोम, रेसिप्रोकल कह सकते हैं या व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा 1/4 और इसकी घातांक हो जाएगी 5। ठीक है ना, जो आधार होता है ना, आधार का हम कर लेंगे गुणन प्रतिलोम। अब क्या करेंगे, आपको मालूम ही है कि घातांक 5 है, इसलिए 1/4 को हम लिखेंगे 5 बार इस प्रकार से गुणा के रूप में, क्योंकि यहाँ पर हमें मान दिया गया है। यदि मान न दिया जाता तो ये हमारा उत्तर हो जाता। अब क्या गुणा कर देंगे, देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, है ना, और 64 चौक है 256, और 256 में हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो 24 के 4 हासिल के 2, है ना, 20 और 22 के 2 हासिल के 2, 8 और 2 10, यानी 1024। अब देखिए 1024 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल के पिता की आयु राहुल की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राहुल के पिता की आयु 44 वर्ष है, तब राहुल की आयु कितनी होगी। देखिए भैया, राहुल की आयु हमने मान ली x, कितनी मानेंगे, x मान ली। ठीक है ना, अब क्या बोला है कि उसके पिता की आयु राहुल की आयु के 3 गुने से, x का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x, ये हमने 3 गुना कर दिया, हो गया ना। 5 वर्ष अधिक है, अधिक है मतलब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, ये हमने अधिक कर दिया, तो कितनी हो गई, 44 हो गई, ये हम लिया 44। बस अब हल कर लीजिए आप, ये 3x बराबर क्या करेंगे आप, 5 का हम करेंगे पक्षांतर, तो हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा प्लस का, ये हो गया 44 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 44 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 39। अब 3x बराबर कितना हो गया, 39 हो गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा 39/3, है ना। अब 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा 9, तो यह कितना आएगा 13 ईयर्स, यानी 13 वर्ष। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं कि देखिए एक्स वाई और जेड ये तीनों त्रिभुज के क्या है, बाह्य कोण है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा होता है 360 डिग्री, है ना। त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, -xy प्लस 4x³ है ना, x घातांक यहाँ 3 दी है, -2x² प्लस 6xy -2x³ क्यूब मतलब घातांक 3 है, प्लस 4x² को सरल करने पर इनमें से क्या उत्तर प्राप्त होगा, है ना। संख्याएं काफ़ी जो है छोटी है, चलो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, है ना। ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करते हैं, समान पदों का हम करते हैं समूहीकरण, यानी ग्रुपिंग करते हैं। समान पदों को जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको हम एक साथ लिख देते हैं, इसे कहते हैं समूहीकरण। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं -xy है और प्लस 6xy है, दोनों को हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है -xy प्लस 6xy। ओके, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ x³ है और ये वाला पद भी x³ वाला है, तो इनको हमने यहाँ पर कर लिया है ग्रुपिंग, है ना, ग्रुपिंग कर लिया है 4x³ -2x³। ओके, है ना। अब यहाँ बचा हुआ है -2x², है ना, प्लस 4x²। ओके, ये हमने क्या किया, इनका ग्रुपिंग कर लिया है लाइक टर्म्स का। ओके, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 6xy है और यह क्या है -xy है, बड़ी संख्या क्या है 6 है,
तो 6xy में से माइनस एक्स वाई क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, तो बचे कितना 5xy, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, तो 4x³ में से हम 2x³ माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 में से 2 हमने माइनस किया, बचेगा 2x³, ये ओके। चलिए अब यहाँ देख रहे हैं बड़ी संख्या 4x² है और छोटी संख्या क्या है 2x² है, तो चिन्ह हम लगाते हैं बड़ी संख्या का, क्यों कि यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं, असमान हैं, तो असमान चिन्ह होते हैं तो घटते हैं और चिन्ह लगती है बड़ी संख्या का। तो 4x² में से 2x² में माइनस कर दिया, बचा कितना 2x², ठीक है ना। अब देखिए कि ये जो आंसर है कहाँ पर आ रहा है ना, ये आंसर यहाँ कहीं पर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपको हल करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आयलर का सूत्र है, तो इसमें आयलर का सूत्र है वह है सी ऑप्शन में F + V - E = 2, है ना। अब देखिए ये सूत्र ऐसा हो सकता है, यदि आपको ऑप्शन में है ना F + V = E + 2, है ना, ये भी है, तो दोनों में से जो भी आता है ना, मूल रूप से सूत्र ये है ना, लेकिन इसको इस प्रकार से लिख दिया गया है, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, है ना, ये दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये होगा आपका हो जाएगा आयलर का सूत्र, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपया है, यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। लागत मूल्य यानी कास्ट प्राइस, ठीक है। अब इसका 10% निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, देखिए 120 का निकालना है हमें, 10% का मतलब होता है गुणा, और 10% का मतलब होता है 10/100, ओके। अब ये शून्य से हमने शून्य को कैंसिल कर दिया, कितना बचा 12, अब 12 क्या हो गई, हानि हो गई, तो कुल मूल्य उसका कितना था, लागत मूल्य 120 है, अब 120 में से 12 हानि हुई है तो हम घटा देंगे, तो 120 में से हम 12 माइनस करते हैं तो बच जाता है 108। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन ए है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है लाल रंग का, उसका प्रेस कर दें, पास में बेल आइकॉन है उसे दबा दें और ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।